गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर डिस्क्रिमिनेटिव जिंजिवाइटिस। ये लेक्चर मैंने BDS थर्ड और फाइनल ईयर के लिए बनाया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ही नॉर्मली इसमें से आता है, बहुत ही रेयर होता है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो कंटेंट क्या है इसमें, हम क्या क्या इसको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन और मेन फोकस होगा हिस्टोपैथोलॉजी पर। क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन। द टर्म डिस्क्वेमेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिस्क्वेमेल विच मीन्स स्क्रैपिंग फिश फ्लेक। जो ये टर्म डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस है वो लैटिन वर्ड डिस्क्वेमेट से ली गई है, जिसका मतलब होता है फिश के फ्लेक्स को निकाल देना, स्क्रैपिंग फिश फ्लेक। जैसे कि आप देख सकते हैं एक स्क्रैपर की हेल्प से फिश के फ्लेक्स निकाले जा रहे हैं। तो ये डिजीज में क्या होगा, जो स्किन होगी वो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से अलग हो जाएगी। जैसे उसको खुरच के निकाल देना, स्किन को अलग कर देना। डिस्क्वेमेशन मीन्स लॉस ऑफ एपिथेलियल एलिमेंट। इसका मतलब है कि एपिथेलियल के एलिमेंट को स्मॉल या लार्ज अमाउंट में अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से अलग कर देना। स्किन अलग से पील हो जाएगी और वो बाद में एक्सफोलिएट हो जाएगी। क्रॉनिक डिस्क्वेमेशन ऑफ जिंजाइवा। अब इस तरह से ये क्रॉनिक अगर डिस्क्वेमेशन जिंजाइवा का होता रहेगा तो हम इसको बोलेंगे डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस। सो डिस्क्वेमेट का क्या मतलब होता है, स्क्रैपिंग फिश फ्लेक्स। और जब ये कंडीशन लॉस ऑफ एपिथेलियम ओरल कैविटी में होती है तो हम इसको बोलते हैं डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ एपिथेलियल एलिमेंट इन स्मॉल एंड लार्ज अमाउंट। जो एपिथेलियम है वो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से अलग हो जाएगी, मे बी स्मॉल फ्रेगमेंट्स होंगे या लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे। वो पील हो जाएगी, एक्सफोलिएट हो जाएगी, और ये मे बी फ्री जिंजाइवा एंड अटैच जिंजाइवा या बोथ। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये स्किन पील ऑफ हो जाएगी तो देयर विल बी अल्सर फॉर्मेशन। सो दिस कंडीशन विल बी वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। पेशेंट विल हैव प्रॉब्लम व्हाइल ईटिंग। पेशेंट को खाना खाने में, स्पाइसी फूड खाने में बहुत पेन होगा। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट बात यह है इस डिज़ीज़ में कि जब हम ये डिज़ीज़, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या है, स्किन एक्सफोलिएट हो रही है, डिस्क्वेमेट हो रही है। इस डिज़ीज़ में मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि इसमें पेरिडोंटल लिगामेंट के लॉस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स का पेपर चेक करते हैं या वाइवा लेते हैं तो स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें क्या लिखते हैं, डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस most common feature is pocket formation and bleeding on probing. This disease has got nothing to do with the bleeding on probing or pocket formation. This is not a disease of periodontal ligament. This is a disease associated with the skin only. So what will be the clinical picture? There will be peeling of skin, there will be ulcer formation, there will be pain in the gingiva or pain in the oral cavity. Patient will have difficulty in eating spicy food. डिस्क्वेमेटिव जिंजिवाइटिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्लिनिकल टर्म। ये एक डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करती है कोई कंडीशन को, क्लिनिकल टर्म को, जिसमें कि डिस्क्वेमेशन होगा। तो ये एक डिस्क्राइब करने वाली टर्म है, ये अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, डिस्क्वेमेशन होगा, स्किन अलग हो जाएगी, इरोजन होगा, और बाद में जब स्किन चली जाएगी तो अल्सर बन जाएगा। अब कुछ कंडीशन में शुरू में वसाइकल बनेंगे। व्हाट इज अ वसाइकल? वसाइकल में क्या होगा, एपिथेलियम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से अलग हो जाएगी और ये एरिया, इसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा। तो फ्लूइड फिल एरिया बिटवीन एपिथेलियम एंड अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू इज वसाइकल। जब ये स्मॉल एरिया में कवर इन्वॉल्व करता है तो वसाइकल होता है, लेकिन जब ये एरिया बड़ा हो जाता है, फ्लूइड फिल एरिया, इसे हम बुल्लास कहते हैं। लेटर ऑन इसमें भी यही होगा कि इनिशियली अगर फ्लूइड फिल होगा, बाद में स्किन इसमें भी अलग हो जाएगी और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू वो एक्सपोज हो जाएंगे, और ये इसमें फ्री और अटैच जिंजाइवा दोनों इन्वॉल्व होंगे।
Desquamative gingivitis is considered to be a clinical sign of associated disease more than a disease itself. जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये अपने आप में कोई डिजीज नहीं है, ये क्लिनिकल साइंस है of associated systemic disease. Coming on to the history, desquamative gingivitis सबसे फर्स्ट टाइम 1894 में, जो कि डेटा से हमें पता चलता है, टॉम्स एंड टॉम्स ने डिस्क्राइब की थी 1894 में, और प्रिंस ने 1932 में ये टर्म डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस कॉइन की थी। मैकार्टी और कोवर्कर ने ये सजेस्ट किया था कि डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस इज नॉट अ एंटाइटी, इट इज अ जिंजाइवल रिस्पॉन्स, इट इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ। और उस टाइम में इसको मैकार्टी और कोवर्कर ने जिंजिवोसिस नाम दिया। क्लासिफिकेशन, ये डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस बहुत सारी कंडीशंस में जो पाई जाएगी, उसमें सबसे पहले है डर्माटोलॉजिकल डिजीजेस, जैसे कि पैम्फिगस, सिकाट्रिकल पैम्फिगाइट, लाइकन प्लानस, सोरियासिस, बुलस पैम्फिगॉइड, एपिडर्मोलाइजन बुलोसा, कॉन्टैक्ट स्टोमाटाइटिस। बहुत सारी एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस लाइक ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसीज, हाइपोथायराइडिज्म, और भी काफ़ी सारी एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस में ये देखी जा सकती है। एजिंग में एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल प्लाक में, समटाइम इडियोपैथिक, दैट मीन्स वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज द idiopathic means we still don't know. Chronic infections, tuberculosis, chronic candidiosis and histoplasmosis. Out of all the diseases, इसमें जो भी diseases हैं, specifically dermatological disease में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ये जो हमारी डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस है, ये देखी जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड में, ओरल लाइकन प्लानस में और पेम्फिगस वुल्गैरिस में। 80% of the cases of desquamative gingivitis are those of mucous membrane pemphigoid, oral lichen planus and pemphigus vulgaris. The degree of oral, periodontal and systemic involvement determine the overall morbidity and mortality of the disease. तो कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, कितना स्किन पील ऑफ होगी ओरल कैविटी की पेरिडोंटल स्ट्रक्चर्स के अराउंड, और कितना सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होगी, ये डिटरमाइन करेगा हमारे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। Etiopathogenesis. My main focus will be, as I've already told you, will be on etiopathogenesis, why the disease progress. लाइकन, ये जो डिस्क्वामेटिव जिंजिवाइटिस है, आपको कोई भी बुक में इजीली मिल जाता है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, लेकिन etiopathogenesis is not nicely explained in the book. So my main focus will be on etiopathogenesis. Oral mucosa consists of stratified epithelium. जैसा कि हम जानते हैं कि जो oral mucosa है वो stratified epithelium है। Stratified means एक के ऊपर एक जो epithelial सेल को लगा दिया गया है, और ये कौन से सेल है, हमारे केराटिनोसाइट। तो हमारी ओरल कैविटी में जो सेल है वो स्ट्रैटिफाइड है, जैसे एक के ऊपर एक सेल को लगा दिया गया, जैसे कि बेसल सेल, फिर स्पाइनस सेल, तो दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल लेयर और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। सम एरिया आर केराटिनाइज्ड एंड सम आर नॉट। जो हमारी ओरल कैविटी का एरिया टीथ के अराउंड है, जिसपे कि मैस्टिकेटरी फोर्सेस पड़ते हैं, वो एरिया जिंजाइवा का केराटिनाइज हो जाता है in order to bear the forces. The gingiva is keratinized in order to resist the trauma caused by the masticatory forces. The oral mucosa consists of 3 layers: stratified squamous cell epithelium, lamina propria and basement membrane that separate them. Some of the epithelial protein assure intercell and cell membrane integrity. ये जो केराटिनोसाइट सेल हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय सम प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन का होने से, जैसे कि डेस्मोग्लिन 1 और 1 and 3, ये हमारे डेस्मोसोमल जंक्शन में होते हैं, जिससे कि केराटिनोसाइट एक दूसरे के साथ अच्छे से एडहर करे होते हैं। लेकिन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्रोटीन,
तो ये प्रोटीन अगर नहीं होंगे तो केराटिनोसाइट क्या होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे और वो अलग हो जाएंगे, जिससे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लूज हो जाएगी। जैसा कि हम ऑटो इम्यून डिजीज में देखेंगे, द ऑटो इम्यून डिजीज टारगेट दीज प्रोटीन एंड ऑटो antibodies are formed against them and hence these protein are destroyed and the disease will be there. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम में केराटिनोसाइट्स, desmoglein is present in the layer of epidermis. जो डेस्मोसोमल जंक्शन होता है वो उसमें ये प्रोटीन होता है desmoglein 1. desmoglein 3 is present between the basal and the spinous layer. तो ये दोनों सेल को ये जोड़ के रखने का काम करता है, और अगर डेस्मोग्लिन 3 और डेस्मोग्लिन 1 नहीं होगा तो ये सेल आपस में एक दूसरे के साथ एडहर नहीं रहेंगे, जुड़े हुए नहीं रहेंगे और ये लूज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे कि इसमें ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि डेस्मोग्लिन 3 की डेफिशिएंसी से क्या हो गया है कि एपिथेलियल के सेल एक दूसरे से अलग हो गए, केराटिनोसाइट, और यहाँ पर ब्लिस्टर बन गया है। तो ये मैकेनिज्म होगा डिजीज का। और कोलेजन टाइप 7 जो कि एंकरिंग फाइबर भी होता है, बीपी और लमाइनिन, ये एंकर करते हैं। ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हेमिडेस्मोसोम में, जो कि केराटिनोसाइट को अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से फर्मली फिक्स करने का काम करते हैं। तो अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो हमारे एपिथेलियल अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट हो जाएगी और हमारा सब एपिथेलियल ब्लिस्टर हमें फॉर्मेशन दिखेगा। और अगर डेस्मोग्लिन इन्वॉल्व होगा तो इंट्राएपिथेलियल ब्लिस्टर फॉर्मेशन विल बी देयर। सो एपिथेलियल प्रोटीन टारगेटेड इन ऑटोइम्यून डिजीज इन Pemphigus vulgaris, desmoglein 1 and 3 is involved. Now when I say desmoglein 1 and 3, now you can easily make out, अब आपको पता है कि कहाँ पर ये ब्लिस्टर्स बनेंगे। desmoglein 1 and 3 में ब्लिस्टर्स बनेंगे इंट्राएपिथेलियल, Pemphigus foliaceus desmoglein 1 intraepithelial, paraneoplastic pemphigus desmoglein 1 and 3, cicatricial pemphigoid laminin 5, laminin 6, laminin 7 and BP. That means the blister formation will be there between epithelium and underlying connective tissue. Bullous pemphigoid, BP प्रोटीन। तो इस तरह से आपको अगर ये पता है कि डेस्मोग्लिन और बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी पता है तो आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखकर ही बता सकते हैं कि कहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। तो ये एक केराटिनोसाइट का डायग्राम है, ये केराटिनोसाइट है। ये डायग्राम बताता है कि कैसे दो केराटिनोसाइट कनेक्टेड होते हैं। दिस इज मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ डेस्मोसोम। दिस इज अ डेस्मोसोमल जंक्शन, और ये डेस्मोसोमल जंक्शन के अंदर होता है डेस्मोग्लिन 1 and 3, और अंडरलाइन जो हेमिडेस्मोसोम है इसमें होता है बीपी, बुलस पेम्फिगोइड प्रोटीन, प्लेक्टिन, टाइप 7, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, कोलेजन और इंटेग्रिन, जो कि हेमिडेस्मोसोम को अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से एडहर वो अच्छे से फर्मली जिससे बाउंड करता है। तो अगर डेस्मोग्लिन 1 and 3 में प्रॉब्लम होगी तो ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे। बीपी, प्लेक्टिन और टाइप 7 कोलेजन टाइप 7 और इंटेग्रिन में प्रॉब्लम होगी तो ये हेमिडेस्मोसोमल जंक्शन हमारे डिफेक्टिव होंगे, एंड हेंस blister formation will be between the epithelium and underlying connective tissue. Etiopathogenesis of lichen planus. Exact etiology is still unknown. Most accepted and current data suggest that lichen planus, it is PL, it should be lichen planus LP, is a T cell mediated inflammatory disease. तो ये जो lichen planus है ये T cell mediated inflammatory disease होती है। Autocytotoxic CD8 cell and T cell trigger apoptosis of oral epithelial cell. इसमें क्या होगा, ऑटोसाइटोटॉक्सिक CD8 सेल होंगे जो और T सेल जिससे कि एपोप्टोसिस होगा
केराटिनोसाइट सेल का। एबनॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ बेसल केराटिनोसाइट एज फॉरेन एंटीजन बाय लैंगरहांस सेल। अब ये सब क्या है प्रोसेस, ये हम आगे डायग्राम में देखते हैं, जिससे कि ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें इजीली समझ आए। ये हमारा एपिथेलियल है का डायग्राम है, जिसमें कि हम देख सकते हैं बेसल सेल है, स्पाइनस सेल है, ये हमारा है डेंड्राइटिक सेल, यानी और इसको हम दूसरा नाम ये भी होता है लैंगरहांस सेल। ये इसकी डेंड्राइटिक प्रोसेस है, ये इसकी बहुत सारी डेंड्राइटिक प्रोसेस है, सॉरी। ये एक डेंड्राइटिक सेल है, लैंगरहांस सेल, ये इसकी प्रोसेस है और इसका मेन फंक्शन होता है कि कोई भी बाहर जो इसको एंटीजन लगे, बिकॉज ओरल कैविटी है, so many bacteria reside in the oral cavity, viruses, fungi, so it will take the antigen। ये इसकी जो प्रोसेस होती है, ये एंटीजन पिक करता रहता है और जब इसको लगता है कि कुछ सही मतलब कोई ऐसा है कि वायरस या बैक्टीरिया ऐसा है कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो उसकी फिर प्रोसेसिंग करता है और वो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी वो हम अभी देखेंगे। तो ये एक लैंगरहांस सेल है, ये मर्केल सेल है, दिस इज फॉर सेंसरी परसेप्शंस। लैंगरहांस सेल आर मोबाइल सेल पॉपुलेशन विद रिलेटिवली स्लो टर्नओवर। जो लैंगरहांस सेल है वो मोबाइल सेल है और उसका टर्नओवर बहुत स्लो होता है। अपॉन एंटीजन रिकॉग्निशन और एनकाउंटर इट कैन लीव द क्यूटेनियस कंपार्टमेंट। जैसे ही उसको कोई एंटीजन मिलता है, वो अपना कंपार्टमेंट छोड़कर, यानी एपिथेलियल छोड़कर, वो माइग्रेट कर जाता है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद लिम्फोइड ऑर्गन में एंड इनिशिएट टी सेल रिस्पॉन्स। तो लेट अस सी कि वो कैसे होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज, वायरसेस इन द ओरल कैविटी एंड द डेंड्राइटिक सेल और लैंगरहांस सेल उसको एक वायरस या बैक्टीरिया उसको ऐसा मिला है जिसको उससे लगता है कि हमें उसको ओरल कैविटी में से हटा देना चाहिए, वी शुड गेट रिड ऑफ दिस बैक्टीरिया। तो बिकॉज ऑफ दिस ये अब अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में आ गया है। दिस इज अ मोबाइल सेल, नाउ इट इज मूव टू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू एंड नाउ द सेम डायग्राम, बैक्टीरिया, वायरसेस, केराटिनोसाइट्स, Langerhans cell, dendritic cell, Merkel cell. Now this dendritic cell, it will take the virus to the cutaneous lymph node. This is underlying connective tissue. In the connective tissue, ये Langerhans cell connective tissue में जाएगा, अपने साथ वो बैक्टीरिया का वायरस के फ्रेगमेंट को लेके, और फिर वो जाएगा cutaneous lymph node में with the help of MHC1। वो जो वायरस या बैक्टीरिया को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, वो वायरस या बैक्टीरिया को उठाने के लिए एक फॉर्सेप या ट्वीज़र यूज़ करता है, जिसको MHC1 बोला गया है। तो ये MHC1 जैसे डेंड्राइटिक सेल के ऊपर है, इसकी हेल्प से वो बैक्टीरिया को या वायरस को फ्रेगमेंट को लेता है और वो लिम्फ नोड में जाकर CD8 सेल को रिपोर्ट करता है, साइमल्टेनियसली CD4 सेल को भी। तो CD8 सेल जब ये बैक्टीरिया की कॉपी लेता है तो उसकी वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है और फिर वो बनाता है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक सेल, जो कि सिर्फ उस बैक्टीरिया को ही किल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको बोला जाएगा साइटोटॉक्सिक, जो कि उसको किल करने के लिए आ रहा है, साइटोटॉक्सिक, CD8 साइटोटॉक्सिक सेल। लेकिन ये स्पेसिफिक सिर्फ उसी बैक्टीरिया के लिए है जिसकी प्रोसेसिंग की गई है, जिसका फ्रेगमेंट उसने रीड किया है। दूसरा, ये जो डेंड्राइटिक सेल है, ये CD4 सेल को एक्टिवेट करेगा, जो इंटरल्यूकिन 2 बनाएगा। इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट होने से बहुत ज़्यादा CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल का नंबर इंक्रीज होगा, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ये साइट पर जाएगा जहाँ ये बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स हैं, और ये वहाँ पर जाकर अपने वेरियस एंजाइम्स लिबरेट करेगा, जिससे कि वो सेल इट विल डाई बाय प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस।
तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस शुरू से एंड तक चलेगी और जिससे कि वो बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये एक साइटोटॉक्सिक टी सेल है। इसके पास MHC1 जो कि जैसे मैंने कहा था ट्वीज़र या फोर्सेप की हेल्प से ये फ्रेगमेंट का पार्ट है। और ये जब ये टारगेट सेल है जिसमें भी सेम यही फ्रेगमेंट या बैक्टीरिया है। एक बार ये कंफर्म करेगा कि हाँ ये और ये एकदम मैच होता है तो ही ये इसकी जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा बाय रिलीजिंग वेरियस एंजाइम्स एंड परफोरेंस। परफोरेंस से इसके अंदर पोर बन जाएंगे जिससे कि ये इसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज डाइंग टारगेट सेल। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैक्रोफाजेस आ जाएंगे और ये जो डाइंग सेल और एपोप्टोटिक बॉडी है, मैक्रोफाज उसको एनगाल्फ कर लेंगे और उसको साइड से क्लियर कर देंगे। इस तरह से जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल या बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल है उसको बॉडी से निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही इट्स वेरी गुड प्रोसेस गोइंग ऑन इन द बॉडी टू टेक केयर ऑफ viruses and bacteria that is there in the body। तो अब हम ये जो हमने देखा है अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ कार्टून या पिक्चर की तरह याद कर लेते हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को स्टोरी की तरह याद करते हैं तो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत फर्म और स्टेबल हो जाती हैं और चीज़ें इजीली कोरिलेट होती हैं। तो ये एक लैंगरहांस सेल है जो कि सर्विलेंस ऑफिसर है। इसको एक संदिग्ध कुछ व्यक्ति दिखता है जो उसको लगता है कि सही नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। तो ये सर्विलेंस ऑफिसर उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। ये उसका फ़ोटो ये जाकर पुलिस ऑफिसर CD8 को बताता है कि उसको ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है। ये CD8 ऑफिसर क्या करेगा कि वो जो उसको फोटोग्राफ मिला है उसकी प्रोसेसिंग करेगा, जो उसका फ्रेगमेंट है उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसके लिए वो एक कस्टम मेड वेपन बनाएगा। उसके लिए वो ऐसा वेपन बनाएगा जो सिर्फ उसके लिए होगा, जो कि मैंने इस कलर में शो किया है। जैसे कि जिस कलर का ये संदिग्ध व्यक्ति है उसी कलर का ये बुलेट्स है, तो ये सिर्फ इसके लिए ही इफेक्टिव है। इस बुलेट से कोई और नहीं मर सकता। तो ये CD8 जो सेल है ये अब बना रहा है साइटोटॉक्सिक सेल, जिसका काम है कि ये जो संदिग्ध व्यक्ति है इसके लिए वेपन बनाना जिसको ये किल कर सके। दूसरा लैंगरहांस सेल CD4 को एक्टिवेट करेगा। ये जो पुलिस ऑफिसर है इसका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा साइटोटॉक्सिक ये जो ऑफिसर है जिसके पास एक कस्टम मेड बुलेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट कर सके, जिससे कि ये पुलिस वाले का CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल का इंक्रीज हो सके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर ये जो कि इनका ये जो वेपन है परफोरेंस और एंजाइम्स, इससे ये जो संदिग्ध व्यक्ति है इसको ये किल कर देगा। इसके बाद एंड में मैक्रोफाज ये जो ऑफिसर है इसका काम होता है कि जो भी डेड और डाइंग सेल होता है जो कि जिसका की एपोप्टोसिस हो गया है, जो डेथ हो गई है, उसको वो वहाँ से क्लियर कर देगा। तो जो क्राइम सीन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस जो को सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती है, जिससे कि वायरसेस और बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि लाइकन प्लैनिस क्यों स्टार्ट होती है। ये लाइकन प्लैनिस इसीलिए स्टार्ट हुई कि गड़बड़ कहाँ हो गई कि जो लैंगरहांस सेल था सर्विलेंस ऑफिसर, इसने बाय मिस्टेक केराटिनोसाइट के किसी फ्रेगमेंट को एंटीजन समझ लिया और इसने केराटिनोसाइट के फ्रेगमेंट को एंटीजन समझ लिया और इसने जब CD8 सेल को प्रोसेसिंग के लिए दिया तो CD8 सेल ने उसके अगेंस्ट केराटिनोसाइट के अगेंस्ट वेपन बना लिया। देखिए अब ये पिंक कलर में है और उसने साइटोटॉक्सिक CD8 सेल को बहुत सारे ये साइटोटॉक्सिक CD8 सेल को रिक्रूट किया जिससे कि केराटिनोसाइट को किल कर सके। सिमिलरली CD4 सेल ने क्या किया, CD4 सेल ने CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल सेल्स का नंबर इंक्रीज किया जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारे सेल का नंबर इंक्रीज हो।
और इन्होंने हमारे केराटिनोसाइट को टारगेट किया, जिससे कि केराटिनोसाइट की किलिंग होने लग गई और एंड में मैक्रोफेजेस ने जो डेड डाइंग केराटिनोसाइट थे वो वहाँ से उसको क्लियर कर दिया। तो अब अगर आपको ये इसका पैथोजेनेसिस क्लियर है कि क्यों हो रही है डिजीज, तो अब हम इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर इजीली मेकआउट कर सकते हैं कि जो इसका हिस्टोलॉजिकल स्लाइड होगी उसमें बेसल सेल ऑफ केराटिनोसाइट का एपोप्टोसिस होगा, हाइड्रोफिक डीजेनरेशन होगा, और the number of cytotoxic CD8 cell will be drastically increase. दूसरा, number of macrophages will be increase. तो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बेसल केराटिनोसाइट्स हैं हमारे, और ये CD8 cytotoxic T cell है, and they are attacking the basal keratinocyte, and later on apoptosis of cell will be there, and these are dead and dying cell. तो अब हिस्टोलॉजिकल पिक्चर में क्या होगा, हाइपरकेराटोसिस होगा, हाइड्रोफिक डीजेनरेशन, सेल का डीजेनरेशन होगा क्योंकि साइटोटॉक्सिक सेल ने उनको किल कर दिया है। फिर सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ रेटिपेक होगा। सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ रेटिपेक क्यों होगा, क्योंकि बेसल सेल ऑफ केराटिनोसाइट दे आर डेड, दे आर नो मोर। तो ऊपर की जो सेल होंगे, स्पाइनस लेयर ऑफ सेल और जो सब लेयर के सेल होंगे, अब उनका जो फोर्सेस है वो बेसल सेल नहीं बियर कर पाएंगे फोर्सेस, और इसी वजह से ये जो स्पाइनस लेयर के सेल हैं ये सब ड्रॉप कर जाएंगे अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में, और इसीलिए ये अपीयरेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉटूथ अपीयरेंस ऑफ रेटिपेक विल बी देयर। कोलॉइड बॉडी जो कि डाइंग सेल है, इट विल बी देयर। तो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर और हिस्टोपैथोलॉजी ये सब मैच होनी चाहिए। अब हाइपरकेराटोसिस क्यों हो रहा है, एक्सेस ऑफ केराटिन फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, व्हाई हाइपरकेराटोसिस इज देयर? Hyperkeratosis occur as a result of excessive pressure or inflammation or irritation of the skin, क्योंकि ये इतना inflammation हो रहा है। When this happens, the skin responds by producing extra layer of keratin to protect the damaged area. तो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू जो की एक्सपोज जो हो जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है, वो और ज़्यादा केराटिन बनाएगी, जिससे कि हाइपरकेराटोसिस हो जाएगा। सो व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस? Abnormal recognition of basal keratinocyte as foreign antigen by Langerhans cell. Now the concept is clear. What is Langerhans cell? Why the keratinocyte is taken up as a foreign antigen? CD8 cell recognize an antigen associated with MHC class 1 on keratinocyte by Langerhans cell. After antigen recognition and activation, CD8 cytotoxic T cell can trigger keratinocyte apoptosis. So this is the flow chart: Langerhans cell, keratinocyte, CD4 cell, which will be recruiting more of CD8 cell, MHC on basal keratinocyte by Langerhans cell, activation of CD8 cytotoxic T cell along with the mast cell degranulation, it will lead to keratinocyte apoptosis. So granular cell layer will be affected in pemphigus foliaceus and pemphigus erythematous. Spinous layer will be affected in pemphigus vulgaris. The name pemphigus vulgaris means वो कंडीशन जो देखने में बहुत ही खराब हो। पेम्फिगस वुल्गारिस में क्या होगा, जो पेशेंट की स्किन होगी वो पूरी स्किन डिस्कोमेट हो जाएगी। तो ये कंडीशन इतनी खराब होती है, इट्स नॉट इजी टू सी द कंडीशन। पेशेंट की सारी स्किन चली जाती है और पूरा अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज हो जाता है। मोर ओवर मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई इन पेम्फिगस वुल्गारिस। दैट इज बाय द नेम वुल्गारिस। इट इज़ not easy to see such patients of pemphigus vulgaris. So depending upon the protein involved, the blister will be there according to the type of protein involved. Desmoglein 1 and 3, sorry, again this diagram. Clinical features of lichen planus I'll be discussing in part 2. Thank you so much.